एक ऐसा आदमी जिसने 9,000 करोड़ का लोन लिया और फिर देश छोड़कर भाग गया, लेकिन आज तक पकड़ा नहीं गया, जिसका नाम है विजय माल्या। विजय माल्या ये सिर्फ नाम नहीं, भारत के सबसे बड़े बैंक घोटाले का चेहरा है। पर क्या ये सब बस उसने अकेला किया या सिस्टम भी शामिल था? विजय माल्या एक टाइम पर जिसे किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, आज उसका नाम बैंक फ्रॉड और इकोनॉमिक ऑफेंस के साथ जोड़ा जाता है। 9,000 करोड़ से ज़्यादा का स्कैम, और सबसे बड़ी बात अब तक कॉन्विक्ट भी नहीं हुआ है, और आज भी ब्रिटेन के महंगे बंगले में बैठकर कहता है कि आई एम नॉट ए चोर। You want to be remembered? How do you want Vijay Mallya to be remembered? Hopefully for the good things that I might have done, certainly not for being a chore. आज की इस वीडियो में विजय माल्या की पूरी स्टोरी को आपके सामने रखा गया। आखिर विजय माल्या ने स्कैम कैसे किया, किन लोगों का इसमें हाथ था, और अभी तक वो सिस्टम के बाहर कैसे हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको दिमाग को हिला कर रख दे। Mallya is out of the country. Liquor baron Vijay Mallya, who finds himself in a raging 9,000 crore loan default scam. I'm Vijay Mallya. So it's not just huge, it is human. Nothing else comes close. Kingfisher is a class apart. Vijay Mallya case. Kingfisher Airlines. India's biggest airline. Going to be there amongst the best airlines in the world. What went wrong? Kingfisher Airlines has been forced to suspend all of its flights. Kingfisher Airlines has... विजय माल्या के सबसे पहले बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, फिर उसके डीपली क्वेश्चंस में जाएंगे। देखिए, विजय माल्या का पूरा नाम विजय विठल माल्या है, जिसका जन्म 18 दिसंबर 1955 को वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हुआ था। इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन लिया। वहां से उन्होंने बीकॉम की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान ही वह अपने पिता की बिजनेस में इंटरेस्ट लेने लगे एंड धीरे धीरे बिजनेस की बारीकियों को समझने लगे। विजय माल्या ने बहुत कम उम्र में ही अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। वह एक वेल ऑफ फैमिली से, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की शिक्षा अपने पिता से ली थी, जो अपने समय के एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर एंड बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपने पिता विठल माल्या से कॉम्पिटिटिव होने और बेस्ट के लिए प्रयास करने का गुण सीखा। यह उनके पिता की शिक्षा ही थी जिसने उन्हें सोचने के लिए, एक बहुत बड़े एम्पायर की कल्पना करने और चीजों में एक्सीलेंस हासिल करने के लिए प्रेरित किया। बिकॉज औसत दर्जे की चीजें ऐसी चीज थी जो उनके पिता कभी पसंद नहीं करते थे। माल्या के पिता जवाबदेही में विश्वास करते थे और उन्होंने वास्तव में उनसे रिकॉर्ड कीपिंग सीखी थी। उन्हें अपने पिता द्वारा निर्धारित बहुत सख्त नियमों के तहत एक बिजनेसमैन के रूप में तैयार किया गया था। अब विजय माल्या की कंपनी की हिस्ट्री की बात करते हैं। पिता की मौत के बाद 1983 ईस्वी में सिर्फ 28 साल की उम्र में विजय माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के चेयरमैन बने, जबकि वे रियलिटी में इसके लिए तैयार नहीं थे। दुनिया की सबसे बड़ी शराब बनाने वाली कंपनी का चेयरमैन बना था माल्या। विजय माल्या ने 2003 में किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की थी। 2005 में पहली बार एयरलाइंस ने दिल्ली मुंबई के बीच उड़ान भरनी शुरू की, जिसका सपना था भारत की सबसे लग्जरी एयरलाइन बनाना। वह 28 ईयर्स एज में कंपनी के अध्यक्ष बने और तब से अपने फैमिली बिजनेसमैन और कंपनी के विकास पर कॉन्सेंट्रेट किया। वह लंबे समय तक एक प्रसिद्ध IPL टीम RCB यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के मालिक के रूप में भी जाने जाते थे। उनकी कड़ी मेहनत से कंपनी 1999 में 64% यानी टर्नओवर तक पहुंचने में बड़ी छलांग लगाने में सक्षम थे। उन्होंने देश के बाहर कई विदेशी देशों में भी अपना कारोबार बढ़ाया और अपने नाम पर बर्जर पेंट्स भी खरीदा, और ये चीज़ हम आगे बताएंगे। एंड वह कर्नाटक से 2 बार संसद सदस्य भी चुने गए थे। एक बार उन्होंने शराब और एयरलाइंस के अपने कारोबार को बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने एयरलाइंस के अपने कारोबार के लिए पैसे जुटाने के लिए अपनी एक कंपनी तक बेच दी। विजय माल्या ने अपने बिजनेस एम्पायर के डिक्लाइन के दौरान कई कंपनीज या एसेट्स बेचे या उनका कंट्रोल छोड़ दिया। सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी जिसे उन्होंने इफेक्टिवली बेच दिया या जिसका कंट्रोल खो दिया, वो थी किंगफिशर एयरलाइंस एंड USL। जिसका कंट्रोल खो दिया, उस कंपनी का नाम था किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड। ये कंपनी ऑफिशियली शटडाउन हो गई थी 2012 में। इसका रीजन था हैवी लॉसेस, अनपेड लोन्स और एम्प्लॉय सैलरीज ना देने के कारण। DGCA यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन
ने इसकी फ्लाइंग लाइसेंस कैंसिल कर दी थी। बेचने का मतलब माल्या ने इस कंपनी में स्टेक बेचने की कोशिश की थी इन्वेस्टरों को, बट इंटरेस्ट ना मिलने के कारण ये इवेंचुअली बंद हो गई और बैंक्स ने इसके एसेट्स सीज कर लिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी जिसे उन्होंने इफेक्टिवली बेच दिया वो थी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड यानी कि यूएसएल। जो ये विजय माल्या की कंपनी एक एल्कोहलिक बेवरेजेस यानी कि शराब बनाने वाली कंपनी थी, जो भारत के सबसे बड़ी और दुनिया की लीडिंग लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक थी। यूएसएल कंपनी में मेनली एल्कोहलिक ड्रिंक्स बनती थी, जिसमें सबसे पॉपुलर ब्रांड्स विस्की थे जो यूएसएल के अंडर आते थे, जैसे एमसी डुवेल्स नंबर 1 विस्की, इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली विस्की, रॉयल चैलेंज यानी कि मिड प्रीमियम सेगमेंट का पॉपुलर विस्की ब्रांड, बैग पाइपर यानी कि मास मार्केट विस्की ब्रांड, एंटीक्वाइटी प्रीमियम सेगमेंट में ब्लू एंड रेयर वेरिएंट्स में मिलती थी, डायरेक्टर्स स्पेशल अफोर्डेबल कैटेगरी की विस्की, सिग्नेचर ये भी ओरिजिनली यूएसएल का ब्रांड था, बाद में डाइजियो के कंट्रोल में गया। उसके बाद वाइटी एंड मैक्की ये स्कॉटिश विस्की ब्रांड था जिसे विजय माल्या ने 2007 में एक्वायर किया था, यानी कि इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए। उसके बाद कई सारे ब्रांड्स है जिसमें रम ब्रांड्स, ब्रांडी ब्रांड्स, वोडका ब्रांड्स, वाइन एंड स्पिरिट्स ब्रांड, सभी कैटेगरीज में मिड रेंज से प्रीमियम और सुपर प्रीमियम एल्कोहलिक ड्रिंक्स लॉन्च किए गए थे, जो ये शामिल है। कुछ लोकल और इंटरनेशनल वाइन एंड गिन ब्रांड्स भी थे, लेकिन यूएसएल का मेन फोकस स्पिरिट्स यानी विस्की, रम, वोडका, ब्रांडी पर था। ये सब ब्रांड्स विजय माल्या की यूएसएल कंपनी के ऑफिशियली लिक्विड ब्रांड थे। इन सब पर विजय माल्या के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ओनरशिप और ब्रांड कंट्रोल था, जब तक वो डाइजियो की कंपनी का हिस्सा नहीं बेचा था। और वही अब मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यूएसएल के पास इंडिया भर में कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी और ये कंपनी 37 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती थी। ये कंपनी वॉल्यूम के हिसाब से 2005 से 2012 के बीच सेकेंड लार्जेस्ट स्पिरिट्स कंपनी थी। 2009 में फर्स्ट रैंक भी मिला था एक साल के लिए, जब यूएसएल ने सबसे ज्यादा बोतल सेल की थी। 2012 से 13 के आसपास विजय माल्या ने यूएसएल का मेजर शेयर ब्रिटिश कंपनी डाइजियो को बेच दिया था, जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने लगी थी। आज के टाइम में डाइजियो ही यूएसएल का मेजोरिटी स्टेक होल्डर है। डाइजियो ने ग्रेजुअली यूएसएल के मेजोरिटी स्टेक खरीद लिया और माल्या को चेयरमैन के पद से भी हटा दिए गए और शुरुआत 2012 में हुई थी, कंप्लीट डील 2014 तक चली थी। और वही अमाउंट की बात करें तो लगभग 11,000 करोड़ यानी कि अप्रॉक्स $2 बिलियन थे। और शेयर होल्डिंग माल्या का कंट्रोल ग्रेजुअली डाइजियो ने ले लिया और रीजन थी माल्या को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और किंगफिशर एयरलाइंस की लॉसेस की वजह से पैसों की जरूरत थी। इस डील के थ्रू माल्या ने काफी पैसा रेज किया, लेकिन लार्ज पार्ट डेब्ट सेटलमेंट में चला गया। उन्होंने जुटाई गई सारी रकम एयरलाइंस में लगा दी, जिसके एज रिजल्ट उनकी किंगफिशर एयरलाइंस देश के लोकप्रिय घरेलू एयरलाइंस बन गए। वे एयरलाइंस का विस्तार भी करना चाहते थे, बट सरकार ने कई तरह के रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिए और उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर उड़ाने शुरू करने की डेनी कर दी। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस उन्होंने अपनी यूनाइटेड ब्रूअरीज कंपनी के घाटे में चल रही एक अन्य कंपनी यानी डेक्कन एयरलाइंस को खरीदने के लिए हेरफेर किया और उसे अपनी एयरलाइंस के साथ विलय कर दिया, बट वो डिजायर्ड लाभ नहीं कमा सके और वास्तव में उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अब बात करते हैं विजय माल्या घोटाला कैसे किया। उसके बाद घोटाले की बात आती है तो वह अपने बिजनेस को जारी रखने के लिए उन्होंने कई सारे बैंकों से भारी लोन लिया, लेकिन इसे वापस नहीं किया। कई बैंकों ने उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया और आगे ऋण नहीं दिया, बट उन्होंने अपने प्रभावशाली पद का उपयोग करके विभिन्न बैंकों से ऋण लेना जारी रखा। उनकी एयरलाइंस द्वारा किया जाने वाला एक और इमोरल वर्क यह था कि वो अपने कर्मचारियों को कोई पीएफ और वेतन और सरकार को रेंट नहीं दे रहे थे। लगातार इतने बड़े घाटे के साथ उन्होंने अपने कर्मचारियों को वेतन देने से इनकार कर दिया और अपना बिजनेस बंद कर दिया। विजय माल्या ने पहला बड़ा बैंक लोन एसबीआई के लीड वाले बैंक कंसोर्टियम से सितंबर 2004 से नवंबर 2004 तक लिया था। इसकी राशि करीब 5500 करोड़ थी, जिसके बाद लगभग 6200 करोड़ के मास्टर डेब्ट रिक्वेस्ट में इंक्लूसिव किया गया था। विजय माल्या और उनकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस को भारतीय बैंकों ने साल 2004 से 2012 के बीच करीब 8000 करोड़ से ज़्यादा का लोन दिया था। ये लोन 2004 में शुरू हुए और 2009 तक कई बार बढ़ाए गए। 2009 में इस लोन को बैंकों ने एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया, यानी लोन डिफॉल्ट हो गया। उन्होंने देश के 17 बैंकों से लोन लिया, यानी कि कुल 9000 करोड़ रुपए और प्रिंसिपल अमाउंट चुकाने से इग्नोर कर दिया, जिसके एज ए रिजल्ट बैंक ने उनके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया। लोन के लिए कई बार उचित गारंटी नहीं दी गई थी, जिससे यह घोटाला और बड़ा होता गया।
इस तरह किंगफिशर एयरलाइंस की विफलता और बैंकों से लिए गए भारी कर्ज के गलत इस्तेमाल से विजय माल्या का मुख्य स्कैम शुरू हुआ। उनके द्वारा लिए गए सभी लोनों की लिस्ट आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह लोन मेनली किंगफिशर एयरलाइंस को शुरू करने और उसके ऑपरेशन प्लान खरीदने, विस्तार और अदर बिजनेस स्पेंड करने के लिए लिया गया था। एयरलाइन लगातार घाटे में थी, इसीलिए कंपनी को चलाने के लिए बार बार कर्ज लिया गया। कुछ लोन यूनाइटेड ब्रूअरीज और अन्य ग्रुप कंपनियों के लिए भी थे। अब बात आती है 2016 की, जब बैंक वालों ने एक्शन लेना शुरू किया। जब बैंक्स ने एक्शन लेना स्टार्ट किया तब माल्या 2 मार्च 2016 को साइलेंटली दिल्ली से यूके भाग गया। बिना किसी रोक टोक के वो एयरपोर्ट क्रॉस कर गया। बट सवाल उठता है, एक आदमी जिसके ऊपर 17 बैंक्स का डिफॉल्ट केस हो, वो ऐसे कैसे निकल गया? क्या इसमें पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक का हाथ था? 2 मार्च 2016 को विजय माल्या ने अपना डिप्लोमेट पासपोर्ट इस्तेमाल कर लंदन के लिए उड़ान भरी। उससे एक दिन पहले ही बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में आदेश देने की मांग की थी कि उन्हें देश छोड़ने से रोका जाए। बिना रोक टोक की बात किया जाए तो डिले लीगल रिस्पांस हुई। बैंकों ने 9 मार्च 2016 को सुप्रीम कोर्ट में उसका पासपोर्ट रद्द करने की हार्ड एग्रीमेंट की थी। बट तब तक माल्या पहले ही यूके पहुंच चुका था। बैंकों ने विजय माल्या के खिलाफ तत्काल कार्रवाई इसीलिए नहीं की जब वो भाग गए, बिकॉज उस समय उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी वारंट या रोकथाम का आदेश नहीं था। मार्च 2016 में माल्या भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए, बट सीबीआई ने उन्हें रोकने के लिए लुक आउट सर्कुलर जारी किया था, जो पूरी तरह इफेक्टिवली नहीं था। इसके अलावा बैंक और सरकार के बीच कर्ज की राशि और वसूली को लेकर विवाद था, जिससे सेटलमेंट नहीं हो पाया। बैंक ने बाद में माल्या के खिलाफ कई कार्रवाई शुरू की, बट माल्या पहले ही विदेश जा चुके थे, इसलिए तत्काल रोकथाम संभव नहीं हो पाई। और फाइनेंशियल मिनिस्टर अरुण जेटली ने भी संसद में कहा था कि जब माल्या देश छोड़कर गए थे तब तक उन्हें रोकने का कोई आदेश नहीं था। इसका डिस्कस तो थोड़ा आगे भी करेंगे। इसके बाद भी बैंक माल्या से कर्ज वसूलने का प्रयास करते रहे, बट माल्या ब्रिटेन में जमानत पर थे और एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस लंबी चली। माल्या ने पोटेंशियल गिरफ्तारी और जांच परीक्षा से बचने के लिए स्कीमेटिक तरीके से यूके एक्साइल का ऑप्शन चुना। बट पता है, इसमें भाग जाने के मामले में पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की लापरवाही या मिलीभगत के संकेत जरूर मिलते हैं। भले ही किसी अदालत ने अब तक किसी बड़ी नेता या अफसर का दोषी नहीं ठहराया हो। लुकआउट सर्कुलर अक्टूबर 2015 में जारी किया गया था। डिटेन ऑन साइट यानी एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करो, बट सीबीआई ने खुद ही इसे बदल दिया, यानी कि इन्फॉर्म डिपरेचर, यानी सिर्फ रिपोर्ट करो, रोको मत। सीबीआई ने बाद में माना कि ये डिसाइड टॉप लेवल अधिकारियों द्वारा लिया गया था। इससे माल्या को देश छोड़ने में मदद मिली। बैंकों की पिटीशन 2 मार्च 2016 को तैयार थी, लेकिन कोई इंटरमीडिएट अलर्ट या इमिग्रेशन ब्लॉक नहीं हुआ। MEA यानी कि विदेशी मंत्रालय को पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध देर से मिला। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि माल्या को सूचित किया गया था कि राहुल गांधी ने कहा PMO को पहले से जानकारी थी, फिर भी रोका क्यों नहीं गया। सरकार ने जवाब में कहा देश छोड़ना उस समय इलीगल नहीं था, बिकॉज कोई गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं हुआ था।